झारखंड समन्वय समिति नई राजनीतिक पार्टी के द्वारा झारखंड नवनिर्माण नीति निर्धारण और सुशासन हेतु रांची स्थित प्रेस क्लब में गीता श्री उरांव और पूर्व शिक्षा मंत्री से राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर नवोदय टीवी ने खास बातचीत की। आइए सुनाते हैं आपको खास बातचीत की वो पल। आज राजनीति इसलिए गंदी है कि राजनीति में पढ़े लिखे, साफ सुथरे, ईमानदार और नैतिकवान लोग राजनीति में नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय टीवी। मैं अखिलेश रांची झारखंड से। जैसा कि मैंने कहा कि राजनीति आज इसलिए गंदी है कि साफ सुथरे, ईमानदार और नैतिकवान लोग राजनीति में नहीं हैं। कहीं इसमें भी देखा जाए तो कम्बिनेशन ऑफ कंट्राडिक्शन ये है कि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, ईमानदार भी हूँ, नैतिकवान भी हूँ। अब किनको कहा जाए कि कौन नैतिकवान है, कौन पढ़े लिखे हैं, कौन ईमानदार हैं? सभी का यही स्टेटमेंट है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो आइए बात करते हैं। अभी हमारे बीच में मौजूद हैं पूर्व शिक्षा मंत्री गीता श्री उरांव जी। मैडम, नवोदय टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद जोहर। मैम, आपका हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 5 से 10 मिनट में आपसे बात करेंगे। सीधा आपसे सवाल रहेगा कि ये जो झारखंड समन्वय समिति बनी है, ये पॉलिटिक्स में हिस्सा लेगी 2024 में कि नहीं? देखिए, हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं, ये देश चल रहा है, संविधान है हमारा, और आंदोलन तो हो ही रहा है, मगर विकल्प भी देना है, क्योंकि ये तो सबने महसूस कर लिया कि जितनी भी 4 प्रमुख राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर, 2 राष्ट्रीय दल और 2 जो यहाँ के क्षेत्रीय दल जो रहे हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो इन सालों में जनता को छलने का ही काम किया है। बुनियादी रूप से जो देखा जाए, आप सिर्फ जो पुल पुलिया और ये चेक डैम और ये सब जो दिखा रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, मगर आखिर अंततः उसमें झारखंडियों को कितना उसमें लाभ मिल रहा है, क्या उसको नियोजन मिल रहा है? वो पलायन करने के लिए मजबूर हैं। अच्छा, ये पूछना है मैडम कि जैसा कि आपने कहा, आपकी बातों से लग रहा है कि वर्तमान में जितनी भी पार्टियां जो अस्तित्व रखती हैं उनसे आप खुश नहीं हैं। निश्चित खुश नहीं है? नहीं, मेरे अलावा जनता भी खुश नहीं है, हम लोग तो खुश नहीं हैं। और मेरा कांग्रेस पार्टी छोड़ने का भी जो है कारण यही था, क्योंकि मुझे साफ दिख रहा था कि जो अभी कांग्रेस पार्टी का जो स्वरूप बन चुका है इस परिणाम जो गैर झारखंडी भाषा, जो बोलियां बिहार की बोलियों को यहाँ पर जिस तरह से क्षेत्रीय भाषा बनाने में जो उनकी भूमिका रही, वो निश्चित रूप से हमारे अपने अधिकारों, मौलिक अधिकारों का जो हनन देखा मैंने वहाँ पर। और वैसी पार्टी को जिससे मेरा भावनात्मक लगाव रहा हमेशा, क्योंकि मेरे पिताजी को कांग्रेस को छोटा नागपुर में स्थापित करने का और क्षेत्रीय कांग्रेस पार्टी के वो पहले अध्यक्ष नामित हुए थे, जिनको हजारों कार्यकर्ताओं के सामने इंदिरा गांधी जी ने उनको अध्यक्ष नामित किया था। तो और मेरी माता जी भी रही, मेरे ससुर जी भी रहे, मैं भी रही, इसीलिए क्योंकि नीति सिद्धांत जो है हमारे, जो कांग्रेस के साथ, वो उसमें काफ़ी तालमेल था। वर्तमान में जो एग्जिस्ट करती हैं, जो वर्तमान में पार्टियां जो हैं अभी झारखंड में, जो जाना जाता है जिसको, उसके अलावा कभी किसी को खोजने की कोशिश किया आपने कि कोई भी और भी पार्टी है जिसमें हम मिल करके काम कर सकते हैं? और कौन सी पार्टी? और तो कोई पार्टी है नहीं। बहुत सारी पार्टियां राजद पार्टी है, तो वो तो फिर वो बिहार से ही उद्गम हुआ है, जहाँ का हम विरोध कर रहे हैं उस पार्टी से तो हमारा जुड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो झारखंड है, वो भी बिहार से ही आ रहे हैं, तो वहाँ तो हम तालमेल तुमसे बैठा ही नहीं सकते हैं। झारखंड समन्वय समिति का गठन हुआ, इसके पहले भी राजनीतिक पार्टियां गठन हुई, अभी मान लिया इसके बाद ही बहुत सारी पार्टियां गठन होगी 2024 तक। हमको लगता है अभी तक देखा जाए तो शायद कितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, लिस्ट मैंने कहीं देखा था, और अभी बनेगी। तो इतनी सारी राजनीतिक पार्टियां बन रही है, तो लगता है इससे जनता के विकास हो पाएगा? नहीं, राजनीतिक पार्टियां तो बहुत बन सकेगी, आपके एनजीओज के भी बहुत दफ्तर खुल जाते हैं, मगर काम कितने करते हैं वो तो देखिए आप। लेकिन सरकार तो राजनीतिक पार्टी चलाएगी मैडम। हाँ, निश्चित रूप से सरकार तो राजनीतिक ही पार्टी चलाएगी, इसलिए हम लोग तीसरा विकल्प की तरफ भी है हमारा ध्यान, और ये जनता भी चाहती है, क्योंकि विकल्प नहीं साल रोती रहती है, क्योंकि फिर उसका तो कोई ध्यान रखा नहीं आता है, उसको जिस तरह का उसका अधिकार उसको मिलना चाहिए वो तो बिल्कुल हाशिए पे चले जाता है। सिर्फ यहाँ लॉलीपॉप दिखाए जाते हैं, नियुक्तियाँ आ रही है। किसके लिए नियुक्तियाँ कर रहेंगे आप, जब आपने आज तक स्थानीय नीति जो निर्धारित नहीं की है कि झारखंडी कौन, उसके अधिकार कहाँ सुरक्षित हैं, उसका नियोजन कहाँ सुरक्षित है, किस तरह से आप उसके लिए नीतियाँ बनाइएंगे, वो सारी बातों को आप स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, और सिर्फ बाहरियों के लिए आप दरवाज़ा और गेट खोल रहे हैं। जैसे प्रवासियों के लिए
ये आपके 2021 के आखिर में जो ये एक चिट्ठी निकली थी कि राजस्थान के जो प्रवासी हैं उनके जो वर्तमान पीढ़ी है उनके जातीय आवासीय बनाने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए खतियान की अर्हता उनके लिए हटाई जाए, यानी बाहरियों के लिए कर रहे हैं। फिर बिहारी बोलियों को यहाँ पर समाहित किया गया। आपका इतने आंदोलन, इतने रोष के बाद भी आपने मैथिली को यहाँ पर जो है इंटरमीडिएट में के पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया। उसके अलावा 5वीं अनुसूची का ये राज्य है झारखंड, 13 जिला नोटिफाइड हैं, मगर आपने फुली नोटिफाइड है जिसमें से 3 आंशिक हैं। और एक PIL के आलोक में हाईकोर्ट ये आदेश दे देते हैं कि जो है ये 13 जिला में अब से तीसरी चौथे वर्ग की नौकरी में स्थानीय को प्राथमिकता नहीं मिलेगी। स्थानीय को प्राथमिकता ही नहीं मिलेगी जिले के स्थानीय को, तो फिर ये तो आपने फिर और गेट खोल दिया ना बाहरियों के लिए, तो फिर यहाँ तो कोई भी घुसा चला आएगा। चलिए मैडम, टॉपिक चेंज करते हैं। Decentralization of money can increase the purchasing capacity of common man and centralization of money can decrease the purchasing capacity of common man. पैसा का विकेंद्रीकरण एक आम आदमी की इनकम को बढ़ा सकता है और पैसा का केंद्रीकरण एक आम आदमी को इनकम को घटा सकता है। मैडम, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पैसा का जो विकेंद्रीकरण या केंद्रीकरण हो रहा है, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं। पैसे का जो विकेंद्रीकरण तो जरूरी है, वो इस तरह से योजनाओं को आप किस तरह से बांटिएगा। जो भी आप बजट लाते हैं या फंड लाते हैं, आप इसलिए लाते हैं ना कि आप उसका विकेंद्रीकरण करके योजनाओं के तहत आप जनता को फ़ायदा पहुंचाएंगे। मेरा सवाल ये है मैडम, जैसे कि निजीकरण की बात हो रही है, कहीं ना कहीं निजीकरण का मतलब सेंट्रलाइज इकोनॉमी की तरफ सरकार का इशारा है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट या जो भी निजीकरण हो रहा है। तो डिसेंट्रलाइज की तरफ आप कैसे जाएंगे, उसके बारे में क्या आपकी प्लानिंग है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर तो अभी कैपिटलिज्म ज़्यादा हावी है, जो अभी हम लोग पूरे देश भर में देख रहे हैं। जो मुख्य कुछ ऐसी बड़ी पूंजीवादी जो कंपनियां हैं, जो पूंजीपति हैं, उनके हाथ में ही सारा जो सरकारी व्यवस्था भी जो है, हमारी जो सरकारी व्यवस्थाओं को भी डाल दिया जा रहा है। तो ये सारा जो है, जो सेंट्रलाइज करने की जो प्रवृत्ति यहाँ पर जो हम लोगों को दिख रही है, निश्चित रूप से वो बहुत दुर्गामी उसका प्रभाव जो है, दुष्परिणाम जो है निकलने वाला है और आगे से दिख रहा है, जिसका समय समय पे लोगों ने, संगठनों ने इसका विरोध भी किया है। और जो जहाँ तक डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो उसके प्रॉस एंड कॉन्स दोनों हैं, ठीक है ना। जिस आप अगर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी अगर आप बोल रहे हैं, तो वो तो अलग बात हो गई ना। जब आप बजट बनाते हैं तो डिसेंट्रलाइज ही तो करते हैं, तभी तो आप योजनाओं में बांट के उसको आप जनता तक पहुंचाने की बात करते हैं। सेंट्रलाइज करते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ फिर गड़बड़ियाँ शुरू हो जाती है, क्योंकि फिर वो सब आपकी एक मतलब कुछ लोगों की मुट्ठी में चला जाता है, जो हम लोग लगातार अभी देश में देख रहे हैं। अच्छा मैडम, एक सीधा सा सवाल है, बिना सरकारी योजना के लाभ लिए हुए, देखिए, बिना सरकारी योजना के भी जैसे आपका सहकारिता वगैरह जो होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह खुलते हैं, उसी तरह से जैसे हम लोगों ने भी ये प्लान बनाया है कि जैसे कि 32,000 जो गांव हैं हमारे, 32,000 गांव में अगर हम लोग हर व्यक्ति से अगर मतलब एक गांव में मान लीजिए आपके जितने भी लोग हैं, अगर उनसे हम 10 रुपये या 100 रुपये या जितना भी वो देने में सक्षम हो, अगर हर महीने लेते हैं, तो निश्चित रूप से उस तरह से भी एक फ़ंड जनरेट हो सकता है, जो गांव की ही अपनी बुनियादी जो अपनी ज़रूरतें हैं, जो अगर अपना प्लान बनता है कि सड़क बनाना, तो निश्चित रूप से सड़क जो है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कालीकरण ही उसका करें, आपको मगर अगर अप्रोच रोड बनाना है तो आप वहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं। और मिलजुल करके है बहुत सारा स्वरोजगार की भी जो है योजना, वो भी तैयार की जा सकती है आपसी सहयोग से, जो इस तरह से पैसा जो इकट्ठा होगा। एक्ट लोकली थिंक ग्लोबली, मतलब कि जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर आप काम करें और विश्व के लिए, मतलब पूरे विश्व के लिए आप सोचें। तो हमारा कहने का मतलब है कि ये जो कथन हुआ एक्ट लोकली थिंक ग्लोबली, इसमें आपकी पार्टी क्या करेगी, मतलब इस विषय पर? देखिए,
सीधा सीधा सवाल है कि यदि बात किया जाए, भारत जिस देश में हम रहते हैं, भारत को विश्व गुरु बनाना होगा तो उसके लिए क्या करना होगा? मान के चलिए, तो आप कहिएगा तब तो आप पूरे देश की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं देश की बात कर रहा हूँ, लेकिन देश की बात कर रहा हूँ तो उसका विकास एक गांव से शुरू होता है, वहीं से शुरू होता है जहाँ से हम हैं। तो यहाँ पर जो एक लोकल रूप से हम जो विचार मंथन करेंगे और जो विश्व के लिए सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं तो ये भी आधार रहेगा ना। तो मेरा सिर्फ ये प्रश्न है कि भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? देखिए, जो हमारे गांव के लोग हैं, शहर में भी जो गांव से पलायन शहरों की तरफ हुआ, एक आधारहीन जीवन उनका बन के रह गया। और अच्छा हो कि जो गांव, क्योंकि जब वो अपना घर, जमीन, खेत सब कुछ छोड़ के निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो नुकसान पूरे बड़े तौर पे वो देखा जा सकता है। क्योंकि वो व्यक्ति जो अपने घर पे ही रह के बहुत कुछ कर सकता था, अगर उसके पास वो संसाधन वो जुटा दिए जाते, अगर उसके लिए उसको रास्ता दिखा दिया जाता कि वो स्वरोजगार से भी, अगर वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो स्वरोजगार से ही वो अपना ज़िंदगी वो किस तरह से सुधार सकता है, अपने परिवार को कि परिवार के आय में कैसे वृद्धि कर सकता है, और उसके लिए वो सारे संसाधन वो जुटा दिए जाएं। जो एक, देखिए, आज भी हमारा देश कृषि प्रधान देश माना जाता है। तकरीबन हमारा 80% जो है, हमारे लोग जो हैं आज भी गांव में बसते हैं। तो उनके लिए व्यवस्थाएं देना बहुत ज़रूरी है। जो, और सबसे पहला है तो ज़िंदगी को चलाने के लिए आपको तो खाना चाहिए। खाना कहाँ से आएगा? जब आपके हाथ में काम होगा तभी तो आप कमा के कुछ कर सकेंगे ना। चाहे आपका वो खेत हो, अगर खेत भी अगर बंजर है, अगर उसमें सिंचाई के लिए नहीं है, अगर उसको उस तरह का सपोर्ट नहीं मिल रहा है कि वो अपनी खेती भी कैसे करे, वो सब नहीं मिल रहा है, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति तो उपेक्षित रहेगा ही हमेशा। तो गांव के हर एक, मतलब अपने जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ जो गांव का जो व्यक्ति है, अगर उसके प्रति सरकार की सोच नहीं रहेगी, प्रशासन की सोच नहीं रहेगी, तो निश्चित रूप से हमारा समाज जो है, या अपना राज्य, या हमारा देश भी सही तरीके से आगे नहीं बढ़ सकता है। हमारे जो अपने बड़े बड़े पूंजीपति हैं, वो विश्व के तीसरे चौथे अमीर लोगों में उनका गिनती होती है, मगर वो क्या कंट्रीब्यूशन उनका अपने इस देश या राज्य के लोगों के लिए हो रहा है। अंबानी जो हैं, अभी जो हमारे क्या हुआ, जिस तरह से ज़बरदस्ती भूमि अधिग्रहण किया गया, वहाँ पर लोगों को उजाड़ा गया, किस लिए? और साथ ही साथ जो है वहाँ पर पावर प्लांट लगा, और उसमें जो एमयू जो करना था, उसमें क्या बातें आई थी कि संसाधन यहाँ से सारा कुछ जो होगा लिया जाएगा, मगर जो है तब भी वो कंपनी राज्य को जो है 26% बिजली मुफ्त में नहीं देगी, जबकि ये बिल्कुल कानून बना हुआ है, वो हर एमयू में ये शामिल होना चाहिए, मगर उस कानून को तरोड़ा मरोड़ा जा रहा था। तो इसके चलते जो उस समय जो ऊर्जा सचिव थे, मुझे नाम उनका अभी याद नहीं आ रहा है, उन्होंने विरोध में छुट्टी पे चले गए थे, लंबी छुट्टी पे चले गए थे। तो इस तरह के जो हमारे नैतिकवान जो हमारे अफसर भी हैं, जो नियम कानून को भी मान के चलना चाहते हैं, तो उनको भी हतोत्साहित करने की बातें आती हैं यहाँ पर। तो वो सिस्टम से कैसे और कब तक लड़ेंगे, बताइए। तो इस तरह की कयावाद हमारे इस राज्य में भी बहुत जगह जगह है। कोल ब्लॉक्स के भी बारे में जो बातें आती हैं कि जिस तरह से ज़बरदस्ती उसकी नीलामी हो रही है, आखिर तो वो वहाँ पर ज़बरदस्ती हो रही है, यानी कि कंपनी यहाँ पर आके अपना डेरा डंडा डालेगी, और उसमें जो स्थानीय लोगों को जो है जिस तरह से उजाड़ा जाएगा और उनके जो विस्थापन होगा, ये सारी बातें जो आती हैं, इस पर भी तो नज़र करने की ज़रूरत है। तो आपका तो लोकल ही आपका जो सिस्टम ठीक नहीं है, आप ग्लोबल कैसे सोच पाएंगे? जब आपका सिस्टम, आपका बुनियादी रूप से आपके लोकली ठीक रहेगा, तभी तो आप ग्लोबल हो सकेंगे। तो वहाँ गांव में बैठा हुआ जो व्यक्ति है, जब तक आप उसको सक्षम नहीं करेंगे, सबल नहीं करेंगे, उसको अपनी ज़िंदगी को ठीक से बिताने का, उसको चलाने का अगर आप सक्षम नहीं करेंगे, तो आप ग्लोबल गुरु कहाँ से बन पाएंगे? मैंने ग्लोबल सोचने की बात कही, लोकल मतलब करने की बात, उसी को तो मैंने परिभाषित कर दिया ना। तो थिंक लोकली एंड एक्ट ग्लोबली। तो ये सिर्फ बातें ना रह जाएं, वो करना पड़ेगा। मैडम एक अंतिम सवाल रहेगा कि आपके अनुसार से गरीबी को कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, गरीबी को दूर करने के लिए तो बहुत सारे उपाय जो अभी मैंने बातें कही हैं,
इतना कुछ है, बजट बनता है हर साल फाइनेंशियल ईयर में कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारे जो वायदे भी होते हैं। क्या वो सरकार देख रही है कि वाकई में वो सारे योजनाएं जो सही तरीके से लोगों तक पहुंच पा रही है? अगर ये हो रहा होता, अगर वो क्रॉस चेक हो रहा होता, तो निश्चित रूप से जो आज भी गरीबी हम लोगों को दिखाई दे रही है गांव-गांव में और लोगों तक उसका लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, ये नहीं होता। अभी हाल में ही हमारे जो अपने तेलंगाना खड़िया की जो पड़ पोते की जो विधवा, उनका देहांत हो गया और उनके परिवार में अगर वो परिस्थिति आती है, अगर कहते तो हैं लोग फूल चढ़ाने लोग चले जाते हैं, सरकार भी कार्यक्रम कर देती है, मगर अगर उनको सम्मानजनक रूप से जीने का अगर वो उनकी व्यवस्था नहीं करती है, तो फिर आप खुद ही सोच लिए कि आम जनता के साथ क्या हो रहा होगा। जो हमारे क्रांति के, हमारे इतिहास का जो हिस्सा बन चुके, अगर उनके वंशज भी अगर यहाँ पर उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, तो फिर आप आम जनता के लिए सोच लीजिए। आए दिन, मैं तो ट्विटर में भी हूँ और आए दिन यहाँ पर ऐसे बहुत सारी बातें आती हैं कि तकलीफ़ है तो इस तरह से सहायता मिले, गुहार लगाई जाती है। तो ये क्यों, ऐसा क्यों? सिस्टम है, उसको आप लोग क्यों नहीं मजबूती से लागू कर पा रहे हैं? क्यों इस तरह की बातें बार बार आ रही हैं? तो ये सारा चीज़ है, सिस्टम को जब तक सही तरीके से नहीं चला जाएगा, साफ़ सुथरा नहीं किया जाएगा, टॉप टू बॉटम यहाँ हमारे अपने देश में भी, अपने राज्य में और अपने देश में भी बनी रहेगी। ठीक मैडम, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। क्या ठीक संतुष्ट हुए? मेरा एक सवाल आप लोग से भी है, देश की गरीबी कैसे दूर होगी? कुछ लोगों को कहता है, कुछ लोग कहना है कि फलाना योजना से होगा, फलाना योजना से, बहुत सारी योजनाएं हैं। हमारा एक मानना है, एक ओपिनियन है, कहना है कि यदि देश की गरीबी को दूर करना है तो अमीरी रेखा को लागू कर दीजिए। मतलब उन अमीरों की संपत्ति को निश्चित कर दीजिए कि वो अमीर उससे ज़्यादा धन संचय नहीं कर सकते। मतलब कहा जाए एक तरह में कि एक अमीर को बिना समाज के स्पष्ट अनुमति के बिना धन संचय करने का आदेश नहीं दिया जाए। यदि ये लागू हो सकता है तो देश की गरीबी दूर हो सकती है, क्योंकि यदि उससे धन बचेगा तो उससे हम अपने विकास के काम में लगाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, एजुकेशन सेंटर खोलेंगे, बहुत सारी सड़क बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ किया। मतलब कहने का मतलब है कि देश की गरीबी दूर करने का एकमात्र उपाय है अमीरी रेखा लागू कर दीजिए, देश की गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी। इसी तरह खबर को देखते रहिए, बने रहिए नवोदय टीवी में। धन्यवाद।